अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। MGT 402 की जो सीरीज हमारी लेक्चर्स की चल रही है, आज उसका 11th लेक्चर है। ये 11th लेसन हमारा अकॉर्डिंग टू हैंड नोट्स है। वैसे तो अब तक हम तकरीबन 17-18 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने हर एक चैप्टर की जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं उस पर एक हमारी वीडियो है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह अप टू मिड जो है आपके MCQs के वीडियो बना के अपलोड करेंगे जो हैंड नोट्स के हैं, उनकी सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि हम उसकी 2 वीडियोस बनाएं, लेकिन अभी बनाई नहीं है, इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन में बन के अपलोड हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेबर की। अभी तक हमने जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तीन: मटेरियल, लेबर और एफर्ट्स। लेसन नंबर पहले तो हमने 6 लेसन तक सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डिस्कस किया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में तीन कॉस्ट आ रही थी: मटेरियल, लेबर और एफर्ट्स। फिर लेसन नंबर 7 से 10 तक हमने मटेरियल को डिस्कस किया। अब हम शुरू कर रहे हैं लेसन नंबर 11 से लेबर को। अब लेबर में जो लेबर हमारी कॉस्ट होती है, ये प्रोडक्शन के रिलेटेड है। इसमें एडमन सेलिंग स्टाफ नहीं आएगा, वो इसमें इसका बिल्कुल हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो होता तो पेरोल पे ही है लेकिन वो सैलरी पे होता है। अब जो लेबर हमारी होती है, वो लेबर दो तरह की होती है: टोटल लेबर कॉस्ट इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंट्री इंडिकेट 4 सेपरेट एलिमेंट्स। एक्चुअली 4 सेपरेट एलिमेंट्स होते हैं। एक डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एबनॉर्मल लेबर कॉस्ट और लेबर रिलेटेड कॉस्ट। अब ये कौन कौन सी हैं? दिस इज एक्सपेंस्ड ऑन प्रोडक्शन एंड इट इज ट्रेसेबल इन द कॉस्ट यूनिट। आपको प्रोडक्शन में एक चेयर बनती है, तो उस चेयर पे आपको पता है कि ये किसी बंदे ने बनाई है, खुद ब खुद बन के हमारे सामने नहीं आ गई। लकड़ी की फर्श पर चेयर है, ठीक है, लकड़ी की कटाई हुई है, लकड़ी को रद्दा लगाया गया है, ठीक है, उसकी उस मुताबिक कटिंग हुई है, फिर उसको कुर्सी की शक्ल दी गई है, फिर उसकी पॉलिशिंग की गई है। सारे मामला किसी ना किसी बंदे ने सॉल्व किए हैं, ठीक है जी। फिर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट से चले हम इनकी डिटेल में आते हैं ना, तो यहाँ पे देखते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है पोर्शन ऑफ सैलरीज एंड वेजेस व्हिच कैन बी प्रैक्टिकली मैटर टू बी ट्रेस्ड एंड चार्ज टू कॉस्ट यूनिट। ठीक है, जो हमें क्लियरली नजर आ रही हो कि ये अ, यानी कि वो चीज कोई लेबर लगी है। अब इसमें फर्दर वो तीन चीजें इसकी स्पेसिफिकेशन के लिए कह रहा है। सबसे पहली, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन इन द प्रोसेस। द लेबर कॉस्ट कैन बी मेजर्ड इन द लाइट ऑफ रिलेशनशिप। और तीसरा वो हमें कह रहा है द लेबर कॉस्ट सफिशिएंटली मटीरियल इन अमाउंट, यानी कि उसकी फिजिकल कंडीशन होनी चाहिए, पता लगना चाहिए लेबर कॉस्ट कर हुई है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट लेबर तो कर होती है, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से वाजे नहीं हो रही होती। These are the costs which are not identifiable with or incurred directly in the production of the specified goods or services but are applicable to manufacturing activities generally. Salaries and wages paid to supervisor, foreman, speaker, storekeeper, clerical staff, इनका डायरेक्टली ताल्लुक नहीं होता प्रोडक्शन से, लेकिन ये सारे लोग प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मकसद ये है कि ये वो कॉस्ट है जो कि इनडायरेक्टली प्रोडक्शन को हेल्प आउट कर रही है। सैलरीज आर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन पेड टू एम्प्लॉयज आफ्टर द मंथ। और वेजेस क्या है? जितना वो काम करते हैं उस हिसाब से उन्हें पे कर दी जाती है, ठीक है। और ये अकॉर्डिंग टू द वेज रेट होती है। अब वेज रेट को डिटरमाइन करने का क्या तरीका है? वेज रेट को डिटरमाइन करने हम बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब करते हैं। जॉब एनालिसिस, ब्रेकिंग अप ऑफ द जॉब इनटू बेसिक एलिमेंट्स एंड ऑपरेशन स्टडी। इन शॉर्ट, इतने डिटेल में नहीं जा रहा। वेज रेट बेसिकली डिटरमाइन होता है कि हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं या कितने घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली इन दो पे होता है कि प्रोडक्शन क्या है, कितनी हो रही है, या कितने घंटे काम हो रहा है, मशीन आवर्स या लेबर आवर्स। तीन चीजें हो गई, एक मशीन आवर्स, लेबर आवर्स या प्रोडक्शन। इसके लिहाज से हम वेज रेट कैलकुलेट करते हैं। फिर एडवांटेजेस ऑफ जॉब एनालिसिस: टाइम कीपिंग, पर्पज ऑफ टाइम कीपिंग कोई चक्कर नहीं है। हम काम की चीज पे आएंगे, मैनुअल मेथड्स भी नहीं चाहिए हमें, मैकेनिकल मेथड्स, क्लॉक का डायल। जी,
एक तो अगर जॉब टाइम शीट for proper labor cost analysis, it is essential that the worker record in detail his activities of production and time he spent on each job. Currently, time spent by the worker on the job process or activity may be recorded manually, mechanically, electrically, and depend upon the nature and size of enterprise. ये सारी चीजें हमारे जॉब टाइम शीट पे होती हैं कि लेबर कब आया, कब गया, कितना काम किया, कितना टाइम स्पेंड किया, उसे हम मैनुअली रिकॉर्ड करें, इलेक्ट्रॉनिकली करें, वो हमारी मर्जी है। क्या क्या चीजें होती हैं? टू श्योर द टाइम पीरियड प्रॉपर्ली यूटिलाइज, टू एसेट द लेबर कॉस्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल जॉब एंड कॉस्ट ऑफ वर्क डन, कितना काम उसने किया है, टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ऑब्जॉर्वेशन एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस, उनका रेट डिटरमाइन करना, जो एसेट मिनिमाइज आइडल टाइम को मिनिमाइज करने के लिए ये टाइम शीट बनाई जाती है। टू एवेल्युएट ईच एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल टाइम टेकन विद द बजटेड टाइम, कितना टाइम उसने लिया और कितना टाइम उसमें रिक्वायर्ड था, उनको कंपेयर किया जाता है। ठीक है जी, ये हमारी टाइम शीट है, उसका फॉर्मेट है। नेक्स्ट हमारे पास जाता है पेरोल सिस्टम। पेरोल सिस्टम में क्या है कि सबसे पहली चीज उसमें आती है कि वेज अर्नर्स आर पेड वीकली, सैलरी अर्नर्स आर पेड मंथली। वेजेस वीकली पे होती हैं और सैलरीज मंथली पे होती हैं। वेजेस समटाइम फिक्स होती हैं, वैसे सॉरी सैलरीज फिक्स होती हैं, वेजेस अकॉर्डिंग टू वर्क होता है कि जितना काम किया उस हिसाब से पे होंगी। अब जो अमाउंट इससे कैलकुलेट हो जाए दैट इज कॉल्ड ग्रॉस अमाउंट। इसके बाद आती हैं डिडक्शंस, वो डिडक्शंस होने के बाद हमारी नेट अमाउंट बनती है। अब डिडक्शंस कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, ये ग्रॉस अमाउंट की डेफिनेशन है। और उसके बाद दिस इज नॉट द अमाउंट ऑफ मनी दैट एम्प्लॉय रिसीव बिकॉज डिडक्शन आर टेकन अवे फ्रॉम द ग्रॉस पे। अब डिडक्शंस कौन कौन सी होंगी? एक स्टेचुटरी डिडक्शन है और एक नॉन स्टेचुटरी डिडक्शन है। स्टेचुटरी डिडक्शन में क्या आता है? इन द पाकिस्तान इनकम टैक्स इज टेकन अवे फ्रॉम द ग्रॉस पे एंड पे टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिडक्ट किया जाता है, ये जरूरी मैंडेटरी डिडक्शन। ठीक है। उसके बाद नॉन स्टेचुटरी डिडक्शन में आता है को ट्रेड यूनियन में सब्सिशन करनी है या कोई कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय पेंशन स्कीम वट एवर, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये ज़रूरी डिडक्शन नहीं है लेकिन होती हैं। जो परमानेंट एम्प्लॉय जिसमें गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं उनकी सैलरी उनको मिलती रहती है, कोई डिडक्शन नहीं होती एक्सेप्ट टैक्सेस। और जब वो परमानेंट हो जाते हैं तो उनके अकाउंट से एम्प्लॉय पेंशन फंड, यहाँ ट्रेड यूनियन की सब्सिशन भी डिडक्ट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद है जी कुछ और डिडक्शन में हमारे पास आ जाएगा पेंशन कंट्रीब्यूशन, पेरोल गिविंग स्कीम, डिडक्शन अंडर पेरोल सेविंग स्कीम, ट्रेड यूनियन डिडक्शन, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा प्रोसेसिंग ऑफ पेरोल। पेरोल को प्रोसेस करने का तरीका का क्या है कि हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस वेज और सैलरी फॉर द पीरियड, उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसने जो कंट्रीब्यूशन किया है किसी भी जगह पे वो कैलकुलेट करेंगे, जो डिडक्शंस होनी है वो कैलकुलेट करेंगे। और जब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी तो हम उसकी पे स्लिप प्रिपेयर कर लेंगे जिसमें नेट अमाउंट होगी। A payslip will accompany each payment of salary or wages to an employee. It shows how the amount paid has been arrived at, how much income tax and state benefit contribution have been deducted। यानी कि पे स्लिप पे सारी डिटेल होती है कि ग्रॉस पे कितनी है, डिडक्शंस कितनी हुई है, नेट पे क्या है, ईच एंड एवरीथिंग पे स्लिप पे मेंशन होता है। आसान जवाब। ये हमारी जी कंप्लीट पे स्लिप है। नेक्स्ट आ जाएंगे जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन नंबर 11 था, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा और जो इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो आपको सेपरेटली वीडियो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।